Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you are watching me on the channel Your Helper Mehak. So today we are going to do class 11 Physics Unit 1 Physical World and Measurements. मैंने इंट्रोडक्शन है जो पिछले लेक्चर में शुरू कर दी थी, पर उसका कुछ पार्ट अभी बाकी था। वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने आधी इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था और आधा मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जो दूसरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था साइंस क्या होती है, साइंस की टाइप्स, फिज़िक्स की टाइप्स, स्कोप क्या है फिज़िक्स का, दूसरी साइंसेस के रिलेशन में फ़िज़िक्स कैसी है, फ़िज़िक्स रिलेटेड टू सोसाइटी कैसी है, टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो वॉच द वीडियो, लिंक आई विल ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज हमें करना क्या है, फोर्सेस इन नेचर में जो फोर्सेस हैं हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी कितनी टाइप्स हैं, वो क्या होती हैं, क्या काम है उनका, उनके फॉर्मूलाज किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, उनकी लेंथ, कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, कितनी वीक फोर्सेस हैं, उस सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास नेचर में जो फोर्सेस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की फोर्सेस होती हैं। तो 4 टाइप की फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक फोर्सेस, फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि जो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लीजिए कि अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही है, हर चीज़ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस का नाम दे देते हैं। लाइक मैं हूँ, मेरे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, हम दोनों में भी कोई ना कोई अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे देते हैं। ये हमें सबको ही पता है कि ये न्यूटन ने दी थी हमें फोर्सेस। तो इनके अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो पहले तो ये है कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सब फोर्सेस से ये सबसे ज़्यादा वीक है। उसके बाद ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी अर्थ के साथ भी अट्रैक्शन है, मेरी सन के साथ भी अट्रैक्शन है। अदरवाइज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर मैं कुछ भी मूवमेंट कर रही हूँ उससे मेरी मूवमेंट से स्टार तक भी फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, बहुत दूर तक काम करती है। सेंट्रल फोर्स है, मतलब एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ और एक रख दिया यहाँ, इन दोनों की जो फोर्सेस लग रही हैं उनके सेंटर से लग रही हैं। ये जो उनके सेंटर है ना, उस पर ये डिपेंड करती है, ये सेंटर से स्टार्ट होती हैं, ओके। उसके बाद ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करती है, मतलब किसी न किसी चीज़ के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, वो हमें इसके फॉर्मूला से पता चल जाएगा। और ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, मैंने आप माना, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। अगर ये इस पाथ को देखे तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। अगर ये इसके पास को ना देखे तो ये कंजर्वेटिव है। मतलब ये सेंटर टू सेंटर काम करती है, मतलब ये सीधा डिस्टेंस देखेगी सेंटर तक का। ये जहाँ से मर्जी अगर घूम फिर के आएगा, ये पाथ फॉलोड पे नहीं काम करती है, सिर्फ सेंटर टू सेंटर काम करती है। ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन में काम करती है। तो आप कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन लिख सकते हो, द फोर्सेस which do not depend on the path followed but depend on initial and final position of the object. Is that clear? So moving on to the electromagnetic forces. इस gravitational forces का फॉर्मूला मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। So अभी हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के तरफ। तो ये जो फोर्सेस होती हैं, जो फोर्सेस एक पार्टिकल, the force exerted by one particle on other due to electric charge, मतलब एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ है, एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ है, और उनके पास जो चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेंगे, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहते हैं। एक तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेट की तरह, और इनके पास चार्ज भी है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से भी संबंध रखते हैं।
मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, मतलब चार्जेस आ गए यहाँ पे। एंड मैग्नेटिक मतलब ये अट्रैक्शन शो करते हैं लाइक मैग्नेट, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। नाउ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। होल्ड इनवर्स के लॉ, ये भी हमें इनके फॉर्मूला से ही पता चलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला जो है ना वो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है एक्चुअली, तो वो अभी हमारे काम में नहीं है। सो ये भी किसी मतलब कोई चीज़ अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम हो जाए, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो रही है तो कोई चीज़ शायद कम हो रही हो। ऐसा ये डिपेंड करती है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये होल्ड करती है। उसके बाद आती है हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये इसका प्रॉपर्टी है, मतलब ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस तक काम करती है। लाइक जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस थी, बट ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। ओके, तो शॉर्ट रेंज मतलब ये ज़्यादा दूर तक काम नहीं करती है, सिंपल इज दैट। तो नॉन कंजर्वेटिव आ गई। कंजर्वेटिव मैंने आपको बता दिया कि जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे काम करे, मतलब ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती है, एंड फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे काम नहीं करती है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करती है कि पाथ उसने कैसा फॉलो किया है, ठीक है। उसके बाद नॉन सेंट्रल है, मतलब ये सेंटर से, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल थी कि सेंटर टू सेंटर काम करती थी, बीच का डिस्टेंस देखती थी, यहाँ सेंटर टू सेंटर काम करती थी, वैसा नहीं है, ये नॉन सेंट्रल है, मतलब पॉजिटिव चाहे यहाँ हो चाहे इसके अंदर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। अंडरस्टैंड। सो मूविंग ऑन टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। सो व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस? ये क्या है कि जो फोर्सेस हैं जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक दूसरे में मतलब बांध के रखती हैं। लाइक देखिए मेरी बात सुनिए, अभी जो हैं मैं आपको बताती हूँ। लाइक हम कहते हैं कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं, राइट। बट न्यूक्लियस जो होता है उसमें तो होते ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं न्यूक्लियस में, तो फिर वो बिखर क्यों नहीं जाता न्यूक्लियस, वो इकट्ठा कैसे रहता है? वही जो फोर्सेस हैं न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती हैं, मतलब इन दोनों को कहीं भागने नहीं देती हैं बल्कि इनको साथ लाती हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कह देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट है मतलब बहुत मुश्किल से टूटते हैं, बहुत एनर्जी चाहिए इन्हें, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट रेंज है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर अंदर काम करती हैं, बाकी बाहर नहीं काम कर सकती हैं, वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी वेरी शॉर्ट रेंज, ओके। देन नॉन कंजर्वेटिव, ये भी पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती हैं, सेंटर पे मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। नॉन सेंट्रल, ये सेंटर टू सेंटर काम नहीं करती है। डोंट होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होता कि एक चीज़ बढ़ रही है तो न्यूक्लियर फोर्सेस कम हो जाएगी, अगर न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ रही है तो एक चीज़ दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ओके। सो एक है हमारे पास वीक फोर्सेस, लेट मी टेल यू अबाउट देम ऑल्सो। वीक फोर्सेस, ठीक है। वीक फोर्सेस क्या है कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। उनको हम मतलब नेक्ड आई से देख नहीं सकते, राइट। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, वीक होती है, और उस अट्रैक्शन फोर्स को वीक होने के कारण ही उन्हें वीक फोर्सेस कहा जाता है, और इन वीक फोर्सेस के कारण ही रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस होता है। रेडियोएक्टिव डीके आपने सुना ही होगा कि कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लाइक 10th में भी था कि जो यूरेनियम है अगर हम उसे खुले में छोड़ दें तो वो थोड़े ही टाइम में वो उड़ जाता है सब, और पीछे कुछ भी नहीं बचता। इन फोर्सेस से हमें डिस्कवर क्या हुआ, बीटा डीके एक वो होता है, प्रोसेस होता है बीटा डीके, जिसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट से बीटा मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। लाइक बीटा डीके रेडियोएक्टिव प्रोसेस होता है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट लो और सब उड़ जाता है वो, ठीक है, ये होता है बस। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ही दिखाई देती हैं हमें, ये वाली फोर्सेस होती हैं जो,
वो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में ही दिखाई देती हैं वीक फोर्सेस। लाइक हमें बताए भी गए हैं लेप्टॉन एलिमेंट्री पार्टिकल। लेप्टॉन में जो होती है एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, अभी हमें इनके बारे में नहीं पता है, ठीक है। लेप्टॉन है जो एलिमेंट्री पार्टिकल, इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं ये वीक फोर्सेस होती है। आपको बस इतना याद रखना है कि रेडियो एक्टिव डीके के लिए वीक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। इज दैट क्लियर? सो मूविंग ऑन, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने फोर्सेस की थी, उनके बीच में ही 4 फोर्सेस और आ जाती हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण 4 फोर्सेस और डेवलप हो जाती हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की टाइप्स भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है फोर्सेस बिटवीन 2 सर्फेसेस इन कांटेक्ट। मतलब 2 सरफेस जब कांटेक्ट में आ जाएं, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ओके। तो मतलब यहाँ पे 2 सरफेसेस हैं, कांटेक्ट में आ गए हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो जो फोर्सेस यहाँ पे लगती हैं उनको हम फोर्सेस बिटवीन 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट कहते हैं। मतलब वो कांटेक्ट में है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कम टू प्ले व्हेन 2 सर्फेसेज आर इन कांटेक्ट। ये तो क्लियर है नाम से कि जब को 2 सर्फेसेज एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, तभी ये फोर्सेस डेवलप होती हैं। उसके बाद जो चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं एटम्स के, दोनों बॉडीज के जो एटम होते हैं उनके जो चार्ज कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं। लाइक ये हमारी पहली बॉडी है, ठीक है, ये हमारी दूसरी बॉडी है। इनके एटम में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, लाइक उसके जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो ये इस वाली बॉडी के इस पे एग्जर्ट करेंगे, इस वाली बॉडी के इस पे एग्जर्ट करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। एक्ट अलोंग कॉमन नॉर्मल, मतलब अभी ये देखो स्ट्रेट सर्फेसेस हैं, लाइक, ठीक है, लेट मी शो यू। अगर ऐसे 2 सर्फेसेस हैं तो इनका कॉमन नॉर्मल क्या है, ये वाला, या नीचे को भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये इनके मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर के अलोंग ही ये एक्ट करती हैं। अगर वो सीधा है 2 तो वो ऊपर को यहाँ से नीचे को भी एक्ट कर सकते हैं। दीज फोर्सेस आर इन द फॉर्म ऑफ पुश और रिपल्सन। सॉरी यहाँ पे मुझे इससे गलत लिखा गया, पुश और रिपल्सन, यहाँ पे मुझे लिखना था, आई एम सो सॉरी। पुश और रिपल्सन, मतलब पुश और रिपल्सन की फॉर्म में होती हैं। लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल कि एक बुक टेबल है ये, ठीक है, और इस पे मैंने एक बुक रख दी है, तो जो बुक है वो इसके टेबल पे एग्जर्ट करेगी फोर्स, जो टेबल है वो बुक पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। मतलब दोनों ही, अगर ये पुश कर रही है तो ये रिपल्स कर रहा है, ये पुश कर रही है तो ये रिपल्स कर रहा है। एक्शन रिएक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है। इज इट क्लियर? मूविंग ऑन, फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन, ये सेकेंड टाइप आ गई है, फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन। फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन हमने सबने देखी है। व्हेन अ बॉडी मूव्स और इवन ट्राइज टू मूव वन ऑन अनदर बॉडी, सॉरी ये वन नहीं है, ऑन है, ऑन अनदर बॉडी द फोर्स वर्किंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सो क्या है कि जब मान लीजिए एक स्ट्रेट सरफेस है, इस पे कोई गाड़ी मूव कर रही है, लाइक, ठीक है, इस पे कोई गाड़ी मूव कर रही है, तो वो भी बॉडी अगर मूव कर रही हो, वो एक फ्रिक्शन एक रिपल्सिव फोर्स होती है। मतलब जिस साइड को मोशन होता है, मतलब गाड़ी इस साइड मूव कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे रोकने का काम करती है, अपोज करती है उसको, ठीक है। तो ये मोशन के दूसरी साइड होगी, एक पैरेलल फोर्स ही होती है। अगर आप इस साइड को मूव कर रहे हो तो इस साइड को लग रही होगी, अगर ये आप इस साइड को मूव कर रहे हैं तो आप ये फोर्स इस साइड को लग रही होगी, समझ गए? सो इट वर्क्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। टेंशन इन रोप और स्ट्रिंग, तो टेंशन भी एक टाइप की फोर्स ही होती है, इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टेंशन इज डिस्क्राइब्ड as the pulling force transmitted by the means of a string, यहाँ पे कॉमा है, a cable, a chain और similar 3-dimensional objects.
टेंशन जो है एक पुलिंग फोर्स है, मतलब जब कोई चीज़ पुल होती है तब उसमें टेंशन आ जाता है। ये मोस्टली जब हम चीज़ें लटकाते हैं तो रोप से लटकाई जाए या स्ट्रिंग से लटकाई जाए, कोई केबल हो, तो उसमें जो रस्सी में जो खिंच पैदा हो जाती है उसे हम टेंशन कह देते हैं। जस्ट दैट इट इज। इट मे ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेज। एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेज से हम इन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई है रिजिड सपोर्ट, ठीक है। इससे हमने एक बॉल है ये हमारी कोई, वो हमने लटकाई है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, इसका जो वेट है वो नीचे को है, वेट इक्वल्स टू mg, ठीक है। और जो टेंशन फोर्स है वो रस्सी में है ऊपर में, जैसे ये एरो लगाया हुआ है, ये T है जो वो टेंशन फोर्स है, ओके। T इज द टेंशन फोर्स ऊपर को लग रही है, अंडरस्टैंड। सो ये हमारी स्ट्रिंग या रोप आप कह सकते हैं इसे। आपको आई होप कि आपको समझ आ गया। इसे कहते हैं टेंशन इन रोप और स्ट्रिंग। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। उसके बाद हमारे पास लास्ट फोर्स आ जाती है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। फोर्स जो स्प्रिंग के कारण हो वो एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है। इट एक्ट्स टू रीस्टोर द स्प्रिंग टू इट्स इक्विलिब्रियम लेंथ। सो देखिए अभी मैंने इसकी डायग्राम बनाकर आपको समझाया था, तो मैं इसी की भी डायग्राम ही आपको बनाकर समझाऊंगी। इज द फोर्स अ स्प्रिंग एक्सर्ट्स इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग था, ये नॉर्मल स्प्रिंग है, राइट, ठीक है। हमने इसे इस तरफ से खींच दिया, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। तो ये खुल जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, रिजिड सपोर्ट से यहाँ पे अटैच, ये खुल गया। ये जितना खुला हम उसकी लेंथ को x ले लेते हैं, ठीक है, ओके। सो जो फोर्स होती है ना, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, वो क्या होती है कि इस स्प्रिंग को नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए हमको कितनी फोर्स लगेगी, वो स्प्रिंग ही फोर्स लगाता है अपनी। मतलब जब आप स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ दोगे, ये फिर अपनी इस पोजीशन में बैक आ जाएगा। उस पोजीशन में बैक आने के लिए इसको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, वो होती है रीस्टोरिंग फोर्स। ये एक टाइप की रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग को ही हम रीस्टोरिंग फोर्स कह देते हैं। ये इक्विलिब्रियम लेंथ, मतलब अपनी एक्चुअल लेंथ में वापस आने के लिए ये फोर्स होती है इसकी। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता है फिर, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच और कंप्रेशन, ठीक है। ये क्या है कि जितना ये स्ट्रेच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब स्ट्रेच ज़्यादा तो रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा। अगर कंप्रेस करना मतलब जो है कि इस स्प्रिंग को हम अंदर की तरफ पुश करें, लाइक ये ऐसा था, इसको थोड़ा और क्लोज आ जाइए, ऐसा बन जाए, इसे हम कह देते हैं कंप्रेस, मतलब उसको दबा देना, ठीक है, कंप्रेस कर देना, दबा देना उसको नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, तो देखिए हमने इस तरफ को खींचा तो फोर्स इस तरफ को लग रही है, मतलब ये नेगेटिव, हमसे नेगेटिव चल रही है, तो हमने यहाँ पे इसको नेगेटिव एफ लिया है, ठीक है, नेगेटिव एफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच और कंप्रेशन मैंने आपको बता ही दिया कि हमने जो स्ट्रेच और कंप्रेशन है इसको एक्स माना है, तो एक्स, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी यहाँ पे इक्वल टू और के लगा दिया हमने। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, हियर आई हैव रिटन, आर इज द रीस्टोरिंग फोर्स एंड एक्स इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेशन। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज। अभी हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट का लास्ट टॉपिक है। सो पहला हमारे पास जो लॉ होता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल लॉ है, आपको जस्ट स्टेटमेंट याद करनी है एंड यू आर डन विद इट। सो ये क्या कहता है कि जो सारी एनर्जी है यूनिवर्स में, उसका जब हम सम करेंगे तो एक कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स्ड रहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से सिर्फ दूसरी फॉर्म तक ट्रांसफ़र की जा सकती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी है, लाइक वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ऐसे सिर्फ कन्वर्ट की जा सकती है, पर ना ही तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। दिस इज द स्टेटमेंट जस्ट दैट।
The sum total of energy of all kinds in this universe remains constant. जो सारा सम है सारी टाइप्स की एनर्जी का इस यूनिवर्स में वो कांस्टेंट रहता है. एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक कन्वर्ट की जा सकती है. बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस. पर जो टोटल अमाउंट है एनर्जी का वो कभी बदलता नहीं है. यही था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. उसके बाद हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज द फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी. सो P इक्वल्स टू mv. मास को हम m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड. मतलब अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है तो जो लीनियर मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सिंपल इज दैट. ये बहुत इजी है, ये आप कर सकते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम लाइक किसी स्पेसिफिक एंगल से हम एंगुलर मोमेंटम को मेज़र करते हैं. हमारे पास मोमेंटम के लिए ये हमारा जो लास्ट डायमेंशन वाला टॉपिक है उसमें आपको ये आएगा एंगुलर मोमेंटम. तब तक आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा. इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क Q acting on a system is zero, angular momentum of the system remains constant. अगर जो टॉर्क Q है, टॉर्क Q क्या होता है अभी? measure of force of object to rotate about an axis. ये मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स चाहिए कि वो किसी एक्सिस के अलॉन्ग घूम सके, उसे हम कह देते हैं टॉर्क Q. इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स यू कैन से. ठीक है. अगर जो टोटल टॉर्क Q है जो बाहर से लग रहा है वो ज़ीरो हो जाए किसी सिस्टम के लिए तो जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है. आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स याद करनी है जैसे मैंने पहले भी कहा. लास्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इट मीन्स दैट चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये कह रहे हैं कि चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ये लॉ ऑफ एनर्जी के जैसे सेम ही है कि ना ही तो ये चार्जेस हैं जो वो बनाए जा सकते हैं ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. बट ये सिंपली एक फॉर्म से एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जा सकते हैं. वो फॉर्म थी, यहाँ पे बॉडी आ गया. इतना ही फ़र्क है बस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टू हेल्प देम, राइट, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर न्यू लेक्चर्स. आई होप कि आपको समझ आया होगा. एक्चुअली क्या है कि मेरा मोटिव यही है कि जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को क्या डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया था. एंड यू नो कि जो मुझे मुश्किल आती होगी शायद आपके मन में भी वही क्वेश्चन आए. तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपका हर डाउट क्लियर कर सकूं. और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर योर क्वेश्चन. थैंक you so much for watching. Please like, share my video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.